बार्क में जॉब लगने के क्या क्या तरीके हैं? 12th के बाद, 10th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, पीएचडी के बाद कैसे बार्क में जॉब लगती है, क्या पूरी प्रोसेस रहती है, किसके लिए कौन सा एग्जाम होता है, फॉर्म कब आता है, सैलरी कितनी तक मिलती है और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बार्क में प्रेजेंट हर तरह के जॉब्स और हर तरह के कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट बार्क। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, एक बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो कि एटॉमिक रिसर्च से रिलेटेड है, न्यूक्लियर रिसर्च से रिलेटेड है और यहाँ बहुत तरह की जॉब वैकेंसीज हमेशा हर साल निकलती हैं। कोई भी साल ऐसा नहीं होता जिस साल इसकी वैकेंसी ना आए, हर साल वैकेंसीज निकलती हैं। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, पीएचडी वालों के लिए, सबके लिए वैकेंसीज आती हैं और कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है जिससे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सो क्या क्या तरीका है बार्क में जाने का, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे तरीके मैं आपको बता दूंगी, कोई भी तरीका मैं स्किप नहीं करूंगी, हर एक तरीका मैं बता डालूंगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन बार्क के बारे में आपको, बार्क में एंटर करने की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो मैं जॉब बताने वाली हूँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th पास स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 10वीं पास करने के बाद बार्क में जाना चाहते हो तो 10वीं के बाद बार्क में कोई कोर्स नहीं होता है लेकिन जॉब जरूर आती है। जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं 10वीं पास के बाद, सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है 10वीं पास के बाद बार्क के थ्रू। बार्क अपनी खुद की वैकेंसी निकालता है जो कि गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी वैकेंसी निकालता है 10वीं पास के बाद मैं बता देती हूँ। होती उन वैकेंसीज को कहते हैं ऑक्सिलरी वैकेंसीज, ठीक है। 4 तरह की टोटल वैकेंसीज निकलती हैं सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए, साइंटिफिक, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑक्सिलरी। जो ऑक्सिलरी वाली वैकेंसी है वो 10th पास वाले बच्चों के लिए होती है। अगर आप आगे भी कुछ कोर्स कर चुके हो जैसे कि 12th, ग्रेजुएशन, ITI जो भी कर चुके हो वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए। 10th पास से नीचे हो तो नहीं अप्लाई कर सकते, ऊपर आपने चाहे जो कर लिया है आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ये ऑक्सिलरी की वैकेंसी जो है 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या पोस्ट रहता है? इसमें पोस्ट रहता है स्टेनोग्राफर का, ठीक है। स्टेनोग्राफर क्या होता है? शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है एक तरह से, इसकी एक स्किल सीखनी पड़ती है आपको। आप स्टेनोग्राफर की स्किल सीख करके यहाँ अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर पोस्ट नॉन गैजेटेड होती है। क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए, 10th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। और जो आपकी स्किल है उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के आपको शॉर्ट हैंड लिखना आना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। ओबीसी की 30 साल तक है तो भी चलेगा, SC ST की 32 साल तक है तो भी चलेगा। पे स्केल की बात कर लेते हैं कि कितनी आपको सैलरी मिलती है, तो 25,500 बेसिक सैलरी होती है, प्लस आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलते हैं, रहने खाने का खर्चा वगैरह एक्स्ट्रा भी आपको दिया जाता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एग्जाम भी होता है, ऐसे डायरेक्ट आपका नहीं होगा, एग्जाम आपको देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम? एग्जाम आपका 2 लेवल का होगा। लेवल 1 में आपको क्या करना होगा? ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा आपका जिसमें जनरल इंग्लिश, GK, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। प्लस 3 मार्क्स एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा और अगर आप कुछ गलत करते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें इस वाले एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स आपको लाने होंगे और अगर आप SC ST PWD हो तो आप अगर 40% मार्क्स भी लाते हो तो भी चलेगा, आप क्वालिफाई कहलाओगे। क्वालिफाई होने के बाद आपका लेवल 2 का एग्जाम होगा जिसमें आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा जो कि मैंने बताया आपको, 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का स्टेनोग्राफी के तौर पे और 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की होनी चाहिए, ठीक है। इतना अगर आप पास आउट कर लेते हो तो फिर आपका जॉब लग जाता है, आपको आराम से सैलरी मिलनी चालू हो जाती है, ठीक है। ये कोई कोर्स नहीं है, ये जॉब है, डायरेक्ट आपको जॉब लग रही है यहाँ पे एग्जाम दे करके, ठीक है। दूसरी जो वैकेंसी आती है वो होती है वर्क असिस्टेंट की, फिर होती है आपकी ड्राइवर की वैकेंसी, अटेंडेंट की वैकेंसी। इनमें भी पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, बाद में स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में अगर आप ड्राइवर के लिए भर्ती करने जा रहे हो तो ड्राइविंग आपकी स्किल देखी जाएगी, ठीक है। अगर आप मल्टीटास्किंग का काम करने जा रहे हो तो स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा, बस आपकी थोड़ी बहुत एबिलिटीज देखी जाएंगी, मेडिकल टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, ये सब होता है। और इनमें जो आपका क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब जैसा मैंने पहले बताया एग्जाम का
जो पैटर्न था बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है। वो क्या है, इसमें 2 टेस्ट होंगे और दोनों ही टेस्ट आपके MCQ होंगे। जैसे मतलब जो ड्राइवर टेस्ट और स्टेनोग्राफर है उनको छोड़ करके बाकी जो टास्किंग स्टाफ है, जैसे कि अटेंडेंट स्टाफ है, वर्क असिस्टेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इन सब के लिए 2 टेस्ट होगा। एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, वो बिल्कुल पहले वाले की तरह होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का आपका पेपर होगा। मैथ्स में 20 क्वेश्चन, साइंस में 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन। अगर इसमें आप 40% अंक भी लाते हो तो भी आप क्वालिफाई माने जाओगे। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट में भी 50 MCQ आएंगे, लेकिन आपका 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी आपका मैथ्स का 15 क्वेश्चन, साइंस का 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन, इतना आपसे पूछा जाएगा। दोनों ही टेस्ट में +3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कुछ सही करते हो, गलत करते हो तो -1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया एग्जाम की बात। इनमें आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इसमें जो सैलरी है वो आपकी मिनिमम 18,000 रुपये है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो कि आपके रहने खाने का खर्चा वगैरह देते हैं। तो कुल मिला के आप मान सकते हो 20 से 22,000 तक आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है, ऐसा नहीं है कि ये नॉन गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट जॉब्स है। ठीक है, 10 पास के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म कब आता है? फॉर्म जनरली इसका जुलाई में आता है। कैसे सर्च करना है मैं आपको समझा देती हूँ। सिंपली आप गूगल पे सर्च करोगे बार्क, BARC, गूगल पे आप डालोगे तो ऐसा कुछ पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, जैसे कि न्यू वैकेंसीज, करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंटरव्यू एंड रिजल्ट। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिक्रूटमेंट फॉर बार्क, स्टूडेंट कॉर्नर, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको जाना है करियर ऑप्शंस पे। करियर ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे जो भी मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। दूसरा, जब कोई वैकेंसी आएगी तो आपको न्यू वैकेंसीज वाले ऑप्शन पे जाना है, उस पर क्लिक करोगे तो अगर वैकेंसीज आई रहेंगी तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि वैकेंसी आई है। सो जुलाई के लगभग आपको इस पे बार बार क्लिक करके चेक करते रहना है कि वैकेंसी आई है या नहीं आई है। ठीक है, जुलाई के लगभग इसकी वैकेंसीज आती हैं। क्लियर? अब दूसरे की बात कर लेते हैं जो कि 12 पास स्टूडेंट है या फिर BSc के स्टूडेंट हैं। मतलब 12 पास हो या BSc पास हो, दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कौन सी वो जॉब है बताती हूँ। वो है दूसरे नंबर की जॉब, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एंड टेक्निकल जॉब। टेक्निकल वाले में मोस्टली वो लोग जाते हैं जिन्होंने बीटेक, डिप्लोमा, ITI ये सब कर रखा है, वो टेक्निकल वाले में जाते हैं। और जिन्होंने बीटेक, ITI, डिप्लोमा मतलब मैथ्स के बैकग्राउंड से जो लोग नहीं रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, इनमें भी बहुत सारी पोस्ट आती है, जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट, फोरमैन, ड्रॉट्समैन, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर सर्विसमैन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर स्टाफ आता है, अकाउंट्स के लिए आता है, परचेज एंड स्टोर्स के लिए आता है। सो इसमें 12th पास वाले स्टूडेंट्स को लिया जाता है जो 12th पास कर चुके हैं या ITI कर चुके हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं या BSc कर चुके हैं। सबके लिए अलग अलग पोस्ट आती रहती है। इनमें पोस्ट वाइज जो एग्ज़ाम है, जो प्रोसीजर है वो अलग अलग होता है। और जब इनकी रिक्रूटमेंट आती है तो उस समय डिटेल दिया रहता है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलती है। अंदाजन अगर मैं सैलरी बता दूँ तो यहाँ पर सैलरी 30,000 तक जा सकती है, या बहुत हो गया इंजीनियर अगर आप हो, बीटेक कर रखे हो तो आपकी सैलरी 50,000 तक जा सकती है इस फील्ड के थ्रू। ठीक है, इसकी भी वैकेंसी आपको सेम तरीके से चेक करनी है जैसा मैंने पहले बताया। सेम जगह पे वैकेंसीज आती रहती है। फिलहाल इसकी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है और कोई स्पेसिफिक डेट भी नहीं है जब ये वैकेंसीज आती हों। आपको टाइम टू टाइम चेक करना होगा। फिलहाल ये वैकेंसीज नहीं आई हुई हैं। ठीक है, तीसरे की बात हम करते हैं जो कि है आपका साइंटिफिक ऑफिसर। इसकी वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में आउट है और इसकी सैलरी आपकी 1,20,000 तक पहुंचती है। सो इसकी वैकेंसी की हम डिटेल में और बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, कोर्सेज के बारे में भी अभी मैं बताऊंगी। अभी तो सिर्फ जॉब के बारे में बता रही हूँ, प्लस बार्क से जो कोर्सेज कर सकते हैं वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं जॉब्स के बारे में बता रही हूँ कि डायरेक्ट आपकी बार्क में कहाँ कहाँ से जॉब लगती है। ठीक है, देखो, साइंटिफिक ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो साइंटिफिक ऑफिसर बनने के लिए, यानी कि आप न्यूक्लियर सेंटर पे काम करने जा रहे हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है वहाँ पे आप एज अ साइंटिस्ट काम करने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप OCES यानी कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, इंजीनियरिंग को छोड़ के साइंस के किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो आप OCES के थ्रू जाते हो। और OCES में क्या होता है, आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी वहाँ का कामकाज होगा वो आपको 1 साल में सिखाया जाएगा। और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पैसे दिए जाएंगे, 56,100 रुपीज़ मंथली आपको दिए जाएंगे। ये आपकी सैलरी होगी ट्रेनिंग के दौरान। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है 1,20,000 तक आपकी सैलरी पहुँच जाती है।
ठीक है, 1,20,000 पर मंथ आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ रहने का किराया अलग से, खाने का किराया अलग से, ट्रैवल अलाउंस जो होता है आने जाने का किराया, जितनी बार भी आप घर आ जा रहे हो उससे रिलेटेड एक फिक्स किराया आपको दिया जाता है। तो मतलब एक्स्ट्रा ही अमाउंट जाता है। 1,20,000 आपकी एक तरह से समझ सकते हो सेविंग जाएगा। 1,20,000 नहीं तो कम से कम 1 लाख तो आपका सेविंग ही जाता है, बाकी सारा खर्चा वो खुद ही दे देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं DGEF। DGEF जो है उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग जाते हैं। किसी भी फील्ड से अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, जैसे कि बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, चाहे मैकेनिकल में हो चाहे कंप्यूटर साइंस में हो, किसी भी फील्ड में आपने बीटेक या BE कोर्स कर रखा है, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रखा है, तो आप DGEF में जाते हो। ये भी साइंटिफिक प्रोग्राम ही है, 2 ब्रांच है इसकी, OCES DGEF। सो DGEF में इंजीनियर्स लोग जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान सेम अमाउंट आपको 56,100 रुपये दिया जाएगा। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आपको 1,20,000 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम अलाउंस वगैरह मिलता है। और इसी की नोटिफिकेशन प्रेजेंट टाइम में आई हुई है। 2 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फीस लगनी है, सब कुछ डिटेल में बात करती हूँ। इससे पहले मैंने जितने फॉर्म के बारे में बताया उसमें 100 रुपये फीस लगती है, इससे पहले जितने भी मैंने बताए हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने जो भी बताया 10th 12th BSc वालों के लिए या ITI डिप्लोमा सबके लिए, उनके लिए जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपये लगती है अगर आप जनरल हो या OBC हो। लेकिन अगर आप SC ST PWD या फीमेल हो, लड़की हो किसी भी कैटेगरी की, तो उस केस में आपकी 0 फीस लगती है। कोई फीस, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं ली जाती है। सो आप भर करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं ये साइंटिफिक ऑफिसर वाले की। प्रेजेंट टाइम में इसकी वैकेंसी आउट है तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो इसमें क्या होना है, इसमें 3 तरह से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन का पहला मेथड है कि आप गेट नाम का एग्जाम क्वालिफाई किए हो किसी भी फील्ड से। गेट का आपने किसी भी फील्ड से एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हो। 1-2 फील्ड को छोड़ करके उसके लिए पूरा नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि सारा कुछ बोल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि बहुत डिटेल में इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना वो दिया गया है, पर मैं आपको मोटा मोटी पूरा आइडिया दे रही हूँ। अगर आप गेट क्वालिफाइड हो किसी भी स्ट्रीम से, 99% स्ट्रीम से गेट क्वालिफाइड वालों को यहाँ पे लिया जा रहा है। चाहे आप बायोलॉजी से एक्सेल BT हो या इंजीनियरिंग के किसी फील्ड से गेट क्वालिफाई हो, आप सब लोग एलिजिबल हो। गेट क्वालिफाइड लोगों का डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग में अगर आपके 50% नंबर आते हैं, वैसे आ ही जाते हैं लोगों के, ट्रेनिंग हो गई तो 100% है कि आपकी जॉब लग जाती है। और ट्रेनिंग के दौरान भी अगर आप फेल भी हो जाते हो तब भी मंथली आपको तो सैलरी मिल ही रही है। ठीक है, सो मतलब मैं एक बात कह रही हूँ, जनरली ट्रेनिंग में फेल होते नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दोगे तभी फेल हो सकते हो। ठीक है, सो अगर आपने गेट पहले से क्वालिफाई कर रखा है, 3 साल तक गेट स्कोर वैलिड रहता है, यानी कि 2025 में अप्लाई करने जा रहे हो तो चाहे आप 2025 का गेट क्वालिफाई करो, चाहे 2024 का कर रखे हो या 2023 का कर रखे हो, आप तीनों का ही सर्टिफिकेट वैलिड है। सो चाहे जिस साल आपने, इन तीनों में से चाहे जिस साल आपने गेट क्वालिफाइड कर रखा है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आप दोगे, इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे तो आपका ट्रेनिंग लग जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी दी जाएगी, फिर आपकी परमानेंट जॉब लगेगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। दूसरी प्रोसेस ये होती है कि ये अपना खुद का एग्जाम करवाते हैं। बार्क जो है वो अपना खुद का एग्जाम कराते हैं। एक एग्जाम होता है OCES, दूसरा एग्जाम होता है DGEF। DGEF मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है, OCES बाकी सारे बैकग्राउंड वालों के लिए होता है। आपने BSc मतलब MSc वालों के लिए, ये BSc वालों के लिए होता है। MSc अगर आपने कर रखी है या फिर BTech आपने कर रखा है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, यानी कि 4 साल या 5 साल का टोटल आपने कोर्स कर रखा है 12th के बाद तो आप ये दे सकते हो। या इंटीग्रेटेड MSc BSc MSc इंटीग्रेटेड कर रखा है तो भी आप इसे दे सकते हो। या फिर आपने BSMS इंटीग्रेटेड कर रखा है तो भी दे सकते हो। कहने का मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर कोई 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो OCES का। और अगर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप DGEF का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे डिप्लोमा या ITI वाले नहीं चलेंगे, केवल ग्रेजुएशन वाले चलेंगे। ठीक है, ये एग्जाम देने के बाद एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका 1 साल का OCES में ट्रेनिंग होगा, DGEF में 2 साल का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ, मंथली हिसाब से ये है। और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 1,20,000 सैलरी पे आपको रखा जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा खर्चे भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें और क्या है। इसमें एक और तरीका है जाने का, अगर आप नाइजर में पढ़ रहे हो। अनूप सर ने इसीलिए नाइजर का वीडियो बना रखा है क्योंकि नाइजर में पढ़ना बहुत लाभकारी है आपके लिए। नाइजर जो कि नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू होता है, अगर आपने 12th के बाद नाइजर में पढ़ाई की है तो आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना होता है और आपका सिलेक्शन होता है। और 99% चांस है अगर आप नाइजर से पढ़े हो तो आपका बार्क में सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, अगर आप पढ़ने में एवरेज भी हो तो भी आपका मतलब बार्क में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सो नाइजर की वीडियो आप लोग जरूर देखिए। अगर आप 12th में हो तो सबसे अच्छा तरीका है बार्क में जाने का नाइजर। तो नाइजर एक संस्था है जो नेक्स्ट एग्जाम कराती है, उसके थ्रू आप जा सकते हो और वो एग्जाम आपका बहुत आसान भी पड़ेगा एज कम्पेयर टू इस एग्जाम के। ठीक है, सो अगर आपको बार्क में जाना है या किसी भी इंडिया के टॉप लेवल के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाना है तो आप नाइजर में जाओ, नाइजर से पढ़ाई करो। नाइजर से पढ़ाई करने के बाद आपकी ऐसी जगह डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड जॉब लग जाएगी। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई जॉब्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहाँ कोर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो 12th के बाद कोई कोर्स करना चाहते हो या किसी भी चीज़ के बाद कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। देखो ये सारी जॉब्स की बात थी, कैसे चेक करना है मैंने शुरुआत में ही आपको प्रोसेस बता दी है, उसी तरह चेक करना है। और ये वाला जो फॉर्म है OCES और DGEF का, ये फॉर्म अभी आउट है। 2 जनवरी से 26 जनवरी तक फॉर्म भरने की डेट है। फॉर्म की फीस SC ST PWD और फीमेल्स के लिए, चाहे वो जिस भी कैटेगरी की हो, उनके लिए फीस 0 लगने वाली है। और अगर आप जनरल या OBC हो, मेल हो, तो आपकी फीस 500 रुपये लगने वाली है। बात समझ में आ गई। थर्ड जेंडर हो तो भी आपकी जो फीस है वो आपकी 0 लगेगी। ठीक है, ये मैंने पूरी डिटेल्स आपको बता दी। इसमें नुकसान क्या है, मतलब मैं आपको अगर बेनिफिट बता रही हूँ तो इसका नुकसान बताना भी मेरा फर्ज है। नुकसान सिर्फ 2 हैं इसमें। पहला नुकसान ये है कि इसका सेंटर इंडिया में हर जगह नहीं पड़ता, खाली मेजर सिटीज में पड़ता है। जो इंडिया की नामी सिटीज हैं वहाँ पे ही इसका सेंटर पड़ता है, हर जगह नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें सीट्स बहुत कम होती हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि कंपटीशन इसमें हाई रहता है क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो कि इंडिया के कौन कौन से टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, बार्क की तरह और भी कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना। मैं उन इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूंगी, टॉप 10 इंस्टीट्यूट बता दूंगी, उनमें कैसे जाते हैं, जाने की पूरी प्रोसेस बता दूंगी, उनमें आपको कितनी तक सैलरी मिल जाती है ये भी मैं आपको बता दूंगी। सो आप कॉमेंट कर देना टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, या टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट डालोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी आप यही चीज पूछ रहे हो। ठीक है, तो इस पे आपको जल्द ही वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेज की कि बार्क में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप कर सकते हो। देखो बार्क में एज सच 12th के बाद कोई कोर्स नहीं अवेलेबल है कि 12th के तुरंत बाद आप बार्क में कोई कोर्स करो, नहीं। जॉब अवेलेबल है, जॉब मैंने आपको बता दिया, लेकिन कोर्स नहीं है। लेकिन बार्क से रिलेटेड ही आपका नाइजर संस्था होती है, बार्क से बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है नाइजर संस्था। एक तरह से समझ सकते हो उसकी बहन वाली संस्था है। ठीक है, मतलब आप काम यहाँ करने आओगे, पढ़ाई यहाँ कर रहे हो, तो नाइजर ये है और काम करने की जगह आपकी बार्क है। तो अगर आपके दिमाग में बार्क है कि हम बार्क से पढ़ाई कर पाए तो आप असल में नाइजर से पढ़ाई करो। नाइजर एक संस्था है जो आपको BS MS इंटीग्रेटेड कोर्स कराती है, जिसके बारे में अनूप सर ने डिटेल वीडियो बनाया है, आप इसे देखो। सो अगर आप 12th के बाद बार्क में जाने का सोच रहे हो तो सीधे सीधे नाइजर में जाओ। नाइजर में जब आप पढ़ाई कंप्लीट करोगे, बार्क में आपके डायरेक्ट जॉब लगेगी सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे। ठीक है, सो बार्क में जाने के लिए 12th के बाद एक इनडायरेक्ट तरीका यही है कि आप नाइजर में जाओ, पढ़ाई करो 5 साल तक, उसके बाद बार्क में आराम से जॉब लगेगी। 100% तो नहीं कहा जाता किसी पे, लेकिन 99% है कि आपकी जॉब लग जाएगी वहां पे। ठीक है, अच्छा उसके आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन बार्क तो आपके लिए रखा हुआ है, ऐसा होता है। तो 12th के बाद आपके पास ये ऑप्शन है कोर्स करने का बार्क से। ठीक, दूसरा तरीका, अगर आप BSc कर चुके हो, आप MSc करना चाहते हो, क्योंकि 12th के बाद जो नाइजर वाली संस्था है वो आपको MSc का ऑप्शन नहीं देती, आपको सिर्फ BS MS का ऑप्शन देती है। सो आप मान लो BSc कर चुके तो सोचोगे अरे अगर हम BS MS करने जाएंगे तो हमारा 5 साल खर्च होगा, और कई लोग तो एलिजिबल भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें 2 साल से ज़्यादा के ड्रॉपर को लिया नहीं जाता। सो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो लोग सोचते हैं अब तो हम BSc कर चुके, अब हम कैसे बार्क में जाएं? तो उसका भी तरीका है। MSc न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोर्स में हर साल बार्क एडमिशन लेता है, बार्क एडमिशन लेता है, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है। और जब आप MSc करते हो बार्क से तो 18,000 रुपये महीने की आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो कितनी अच्छी बात है, 18,000 रुपये महीना स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है अगर आप बार्क से MSc करते हो। MSc का एक ही फील्ड वहाँ पे अवेलेबल है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, और किसी फील्ड में वहाँ पे MSc नहीं कराया जाता। आपके BSc में कुछ भी हो, आप सब लोग एलिजिबल हो, चाहे लाइफ साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, आप सब लोग एलिजिबल हो MSc न्यूक्लियर साइंस का
कोर्स करने के लिए। इसके लिए भी हर साल जो है फॉर्म आता है, मैंने इसके बारे में बताया भी था इस साल, आप देख सकते हो, ये वाली वीडियो है, लिंक मैं आपको लास्ट में दूंगी। इसमें मैंने पूरी डिटेल में बता रखा है कि बार्क में एमएससी में एडमिशन कैसे होता है, कितनी सीट्स हैं, किस तरह से जा सकते हैं, फॉर्म की फीस क्या है, फॉर्म कब निकलता है, सब कुछ मैंने बता रखा है उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो कहने का मतलब है 12th के बाद डायरेक्ट बार्क में नहीं जा सकते, आपको नाइजर के थ्रू बार्क में आने का मौका मिलेगा। बीएससी कर रखे हो तो बीएससी के बाद डायरेक्ट बार्क में जा सकते हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हो। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी एडमिशन होगा, और एडमिशन होने के बाद 18,000 रुपये मंथली आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो तीसरा है कि अगर मान लो आप एमएससी भी कर चुके हो, उसके बाद आप बार्क में जाना चाहते हो, तो अभी जो मैंने आज बताया ना आपको OCES और DGEF के बारे में, जिसकी वैकेंसी अभी प्रेजेंट टाइम में निकली हुई है, वो वाले जॉब के लिए आप अप्लाई करो। आप जब ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर रहे हो तो आप उसी में PhD भी कर सकते हो, आप PhD होल्डर भी कहलाओगे आगे चल करके। सो तीनों के बाद मैंने बता दिया, 12th के बाद भी, BSc के बाद भी और MSc के बाद भी। ठीक है, क्या 10th के बाद बार्क में जा सकते हैं? 10th के बाद बार्क में कोई कोर्स नहीं कराया जाता, सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया। सो बार्क के बारे में मैंने A to Z आपको पूरी जानकारी दे दी, कैसे कैसे आप जा सकते हो, किस तरह से बार्क में जॉब मिलेगी, कितनी तक सैलरी मिलेगी, सब कुछ मैंने A to Z आपको बता दिया। अब अगर आपको वीडियो चाहिए होगी कि मैम इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट पे, अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट पे भी वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट कर देना टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, और MSc एडमिशन के लिए आप ये वीडियो देखो, नेक्स्ट के लिए आप ये वीडियो देखो, दोनों ही वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर रही हूँ। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। और अपने लिए सही चुनाव करो, ये मत सोचो कि बार्क में बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है तो हम यहाँ चले जाएं, या मतलब नाइजर में बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है तो हम यहाँ चले जाएं। पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तभी सही जगह आपको जाने का रास्ता मिलेगा। इंटरेस्ट कैसे ढूंढना है, कैसे जांचना है कि आपको किस कोर्स में जाना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में गाइड किया है, आप देख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, वीडियो का लिंक भी लास्ट में मैं अटैच कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर रही हूँ, वहां से भी आप देख सकते हो। इस वीडियो को जरूर देखो, आई हाईली रिकमेंड दिस टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।